मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी संरचना के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्लों की हमने बात की थी। अब हमको देखने अमीनो अम्लों के कार्य। ये एक नया टॉपिक है, अमीनो अम्ल के कार्य, फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है ना। अगर पहले नंबर पे बात की जाए फंक्शन की, अमीनो एसिड के फंक्शन की, तो अमीनो एसिड का मुख्य रूप से फंक्शन क्या हो, हमने बोला प्रोटीन जितने भी होते हैं उसकी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन जितने भी होते हैं उनकी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। ठीक है ना। प्रोटीन का काम क्या होता है, संरचना और किसी भी कोशिका की संरचना के निर्माण में और उनके साथ साथ क्रिया के रूप में भी, मतलब कार्य करने के रूप में भी क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है ना। ओके, अमीनो अम्ल प्रोटीन के तो हमने क्या देखा कि अमीनो अम्ल किसके संरचनात्मक क्रियात्मक संरचना का भाग बनाते हैं, किसी भी कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से मुख्य इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो इनका काम क्या होता है, अम्ल क्षार संतुलन का। और अम्ल क्षार संतुलन अभी हमने देखा किसकी सहायता से होता है, उभयधर्मी प्रकृति या ज्विटर आयन की रूप में होता है। अमीनो अम्ल ज्विटर आयन, ये बोल सकते हैं उभयधर्मी प्रकृति के कारण, उभयधर्मी प्रकृति के कारण अम्ल क्षार संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है आपका यही अमीनो अम्ल किसके वर्णकों का भी निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि मिलेनिन पिगमेंट होता है, टायरोसिन पिगमेंट होता है। ठीक है ना। थायरोक्सिन क्या होता है, हार्मोन के रूप में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। इनके निर्माण में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अमीनो अम्लों के द्वारा टायरोसिन, एड्रेनलिन, व मिलेनिन यौगिक, इसमें से कुछ हार्मोन है, कुछ पिगमेंट है। मिलेनिन क्या होता है, पिगमेंट होता है जो कि त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। थायरोक्सिन, टायरोसिन या एड्रेनलिन, ये क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है। यौगिक के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आपका ग्लाइसिन को किसमें, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल क्या होता है, ग्लोबुलिन युक्त होता है, प्रोटीन युक्त। ठीक है ना। किसका निर्माण करता है, और ग्लोबिन किस प्रोटीन पाई जाती है, हमेशा हीमोग्लोबिन में, जो कि रक्त के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। रक्त के परिवहन या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है। ग्लोबिन प्रोटीन युक्त
हिम का निर्माण करता है। तो हमने 4-5 अभी इसके वो देख लिए हैं, ठीक है ना। जो O2 या CO2 के परिवहन में जो आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हिम का मतलब होता है हिम वर्ड कहाँ से लिया कि हीमोग्लोबिन से लिया गया। ग्लोबिन उसमें एक प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है। इस ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लाइसिन प्रोटीन के द्वारा होता है। इस ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है हीमोग्लोबिन यौगिक में, इसका निर्माण होता है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल के द्वारा होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अमीनो अम्ल क्या कर रहे हैं? कुछ पिगमेंट का निर्माण कर ले, जैसे कि मेलानिन पिगमेंट, कुछ हार्मोन्स का, जैसे कि थायरोक्सिन, टायरोसिन और एड्रेनलिन हार्मोन का, ठीक है ना। एड्रेनलिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। फिर दूसरी बात, और अगर आगे देखा जाए तो क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात अम्ल क्षार संतुलन, बॉडी का अम्ल क्षार संतुलन या एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में क्या होते हैं? हेल्प करते हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो क्या होती है? किसी भी कोशिका के मुख्य संरचना के रूप में या क्रियात्मक भाग के रूप में, इकाई के रूप में, ठीक है ना, किसी भी कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या अमीनो अम्ल या प्रोटीन क्या होते हैं? भाग लेते हैं। मतलब कोशिका की संरचना का निर्माण करना, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाए, उनके कार्यों की प्रकृति भी किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? अमीनो अम्लों के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब अगर देखा जाए नया टॉपिक, तो नया टॉपिक आता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। पेप्टाइड बॉन्ड हमने देखा CONH, जिसमें दो अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हम इस प्रकार से इसको देख सकते थे, अगर हम बनाना चाहें तो NH2CH या R1 जोड़ देते हैं, क्योंकि पहले नंबर का अमीनो एसिड है, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड OH प्लस NHH, ठीक है ना। CH, ये R2C डबल बॉन्ड O। अब यदि इसमें से लिया जाए तो मैं कहता हूँ एक H2O का यौगिक क्या हो जाता है यहाँ से? ये एक H2O का अणु हट जाता है। एक H2O का अणु यहाँ से मैंने क्या कर दिया? इसको निकाल दिया। यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया? निकाल दिया, रिमूव कर दिया। तो मैं इस प्रकार से इसकी संरचना बना सकता हूँ NH2CH, यहाँ R1C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O, HN, इस प्रकार से तो निकल चुका है HCH, R2C डबल बॉन्ड O। तो अब ये जो बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे जो ब्लू पेन से हम लोग टिक कर रहे हैं, ये जो इस प्रकार की बॉन्डिंग बन रही है CONH, इस प्रकार की बॉन्डिंग को हमने क्या बोला है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला? पेप्टाइड बॉन्ड इसको बोला गया है, ओके। पेप्टाइड बॉन्ड इसको बोला गया है। तो अब क्या कह सकते हैं हम? प्रोटीन अणुओं का निर्माण, क्या कह सकते हैं? प्रोटीन अणुओं का निर्माण, पेप्टाइड बंधों के द्वारा होता है। पेप्टाइड बंधों के द्वारा होता है। अभी हमने देखा CONH की फॉर्म में। अगर दूसरे रूप में बात की जाए तो कह सकते हैं हम इन अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं? प्रोटीन के अणु बहुलक होते हैं, मतलब पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन अणु अमीनो अम्लों के बहुलक पॉलीमर
जब एक से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक चेन का निर्माण करते हैं, इस चेन को ही बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, ठीक है ना, बहुलक होते हैं, ठीक है, पॉलीमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमने देखा कि एक अमीनो एसिड का R1 वाले अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे का NH2 ग्रुप क्या होते हैं, आपस में पास पास पाए जाते थे। इस प्रकार से क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, बहुलक इकाई में, बहुलक इकाई में अमीनो अम्ल का COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह व अमीनो समूह व अमीनो NH2 समूह आपस में पास पास उपस्थित पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं, पास पास उपस्थित पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें पाया जा रहा है COOH समूह NH2 समूह, COOH समूह NH2 समूह, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ओके, ये कर ही दिया हमने, ठीक है ना। ओके, अगर इस पेप्टाइड का नाम दिया जाए तो इस पेप्टाइड का नाम होगा डाईपेप्टाइड, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि इसमें 2 अमीनो एसिड क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे सरलतम पेप्टाइड डाईपेप्टाइड होता है, मतलब 2 से ज़्यादा छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि 2 के बीच में क्या होगा, बंधन क्षमता पाई जाएगी, ठीक है ना। 3 की अगर बात करेंगे तो ट्राईपेप्टाइड हो जाएगी और फिर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पेप्टाइड अणु जुड़े हुए पाए जाएंगे, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड अणु आपस में क्या हो, जुड़े हुए पाए जाएँ, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं आपके क्या है, पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाती है। फिर आता है प्रोटीन अणुओं का विन्यास, प्रोटीन्स का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन किस किस प्रकार से विन्यासित रह सकते हैं, तो इनका विन्यास में क्या पाई जाती है, 4 प्रकार के विन्यास पाए जा रहे हैं, या चतुर्थक संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। और विन्यास क्या कहलाता है, कोई भी अणु होता है उस पर परमाणु की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, उसका विन्यास कहलाता है। किसी अणु पर उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन विन्यास कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा है क्या क्या, अब इसको हम विन्यास के आधार पर कितने 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक विन्यास, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड होता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या द्वितीयक विन्यास। थर्ड होता है तृतीयक विन्यास, और फोर्थ होता है आपका चतुर्थक विन्यास, ठीक है ना। जैसे जैसे हम प्राथमिक से चतुर्थक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम प्राथमिक से चतुर्थक की तरफ
बढ़ते हैं, ठीक है ना, इनमें प्रोटीन के अणु में क्या पाई जाती है, एक सघन संरचना का निर्माण होने लग जाता है। सघन संरचना का निर्माण या डेंस स्ट्रक्चर का क्या निर्माण होने लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विन्यास। प्राथमिक विन्यास होता है वो सबसे सरलतम प्रकार का होता है। चतुर्थक विन्यास जो होता है वो सबसे डेंस कंडीशन या सबसे सघन संरचना के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।